सरफेस टेंशन। सो व्हाट इज मीन बाय सरफेस टेंशन? तो उससे पहले तो देखेंगे टेंशन। बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, एग्ज़ाम अगर सामने आती है तो टेंशन फील होता है। सिलेबस में अगर कुछ लेसन्स हमारे नहीं प्रिपेयर हो गए और वो अगर एग्ज़ाम में आने रहते हैं तो बस बिल्कुल टेंशन बढ़ जाता है। या कोई चीज़ एकदम से हो जाए या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या पेपर कैंसिल हो जाए तो इतना खुशी हो जाती है, लेकिन वहीं अगर पेपर अचानक से लिया जाए तो टेंशन बढ़ जाता है। सो टेंशन, सो डोंट टेक एनी टेंशन, क्योंकि आज हमको देखना है सरफेस टेंशन। तो टेंशन का मीनिंग लेसन में, टेंशन का मीनिंग हमको लिक्विड में देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखना है। ठीक। सो व्हाट इज मीन बाय सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या है? सरफेस का टेंशन, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। खत्म। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार वाटर का ड्रॉपलेट, व्हाट इज द शेप? स्फेरिकल। व्हाट इज द शेप? स्फेरिकल। मर्क्यूरी देखा है, मर्क्यूरी का अगर आप ड्रॉपलेट देखो तो भी वो कैसा दिखता है? स्फेरिकल। आप एक बूंद को किसी सरफेस पर छोड़ दो, वो भी शेप ले लेती है स्फेरिकल। सो व्हाई दिस शेप आर स्फेरिकल इन नेचर? व्हाई दिस लिक्विड एक्वायर द शेप स्फेरिकल? तो इसके लिए भी रीजन देखना है, दैट इज व्हाट? सरफेस टेंशन। दूसरा, बहुत बार आपने देखा होगा अम्ब्रेला रेनी सीजन में हम लेते हैं तो अम्ब्रेला इज नॉट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और अ कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल, इट इज जस्ट मेड अप ऑफ फैब्रिक। उसको भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे होल्स में से पानी नहीं आता है, पानी गिरता नहीं है या लीक नहीं होता है। सो व्हाट इज द रीजन? उसके लिए भी रीजन है, दैट इज सरफेस टेंशन। रेनकोट देखा होगा या आपने टेंट्स देखे होंगे जिनके ऊपर क्लॉथ्स लगा होता है, फैब्रिक होता है, और वहाँ से पानी अंदर नहीं आता है, तो ये भी देखा होगा। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्पाइडर्स वाटर पे चलते हैं, हम नहीं चल पाते, बट स्पाइडर्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो और जब वो पैर रखते हैं पानी के ऊपर तो वहाँ पर एक डिम्पल गिर जाता है, खड्डा गिर जाता है, वो आराम से चल पाते हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये भी हमको देखना है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन सरफेस टेंशन। ठीक। लेकिन सरफेस टेंशन समझने से पहले, सीखने के पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होती है। उसमें फोर्सेस, सबको पता है फोर्सेस, लेकिन आज हम देखेंगे दो प्रकार के फोर्सेस, दैट इज कोहेसिव फोर्सेस एंड एधेसिव फोर्सेस। नाम सुना होगा, कोहेसिव एंड एधेसिव, या आप बोल सकते हो फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एधेजन। कोहेजन, कोहेजन, को मतलब सेम, को मीन्स सेम। कोहेसिव फोर्सेस, एक्चुअली ये दोनों टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, ये दोनों टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, देन व्हाट इज मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर बोले तो दो, मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूलर, फोर्स बोले तो फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें दो प्रकार के फोर्सेस पाए जाते हैं। एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये बहुत कम डिस्टेंस के कम डिस्टेंस में, कम रेंज में लगते हैं। दीज आर नॉट लॉन्ग रेंज फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये बहुत कम डिस्टेंस में अप्लाई होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो ग्रेविटेशन में हमने देखा है, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो
वो लॉ ये फॉलो नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट कोहेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट देखना है हमको कोहेसिव फोर्सेस। ये सब बेसिक चीजें हैं सरफेस टेंशन समझने से पहले, क्योंकि ये समझने आने के बाद हम सरफेस टेंशन को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो कोहेसिव फोर्सेस, व्हाट इज मीन बाय कोहेसिव फोर्सेस? तो दो सेम टाइप के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा, द फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस कॉल्ड एज व्हाट? कोहेसिव फोर्सेस। कॉल्ड एज व्हाट? कोहेसिव फोर्सेस। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोहेजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, H2O मॉलिक्यूल है ये और ये भी H2O मॉलिक्यूल है, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, दे अट्रैक्ट विथ ईच अदर, they attract each other and they attract with a force, and that force is called cohesive force। ये बहुत ज़्यादा होता है और cohesive force ज़्यादा होता है मीन्स ठीक है, पर ये दोनों जब एक दूसरे को खींचेंगे then that force is called cohesive forces। कोई भी दो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, तो वो जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। दूसरा एधेसिव, नाम सुना होगा आपने बहुत बार, जनरली फेविकॉल की जो डिब्बी आती है उस पर लिखा होता है एधेसिव। एधेसिव मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने वाला, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग एजेंट। आप लोगों ने गम देखा होगा, ग्लू देखा होगा या गोंद देखा होगा। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गोंद लगाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स, सपोज एक पेपर चिपकाना है किसी लकड़े के ऊपर, तो हम उसके ऊपर फेविकॉल या कोई भी गम लगाते हैं, तो इससे क्या होगा? एक पेपर अलग है, ये जो वुड है, लकड़ा है, ये अलग है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा फोर्स कर रहा है? adhesive। So adhesive forces are those forces that are act in between two molecules of different substances called as what? Adhesive forces। adhesive forces इनकी जो प्रॉपर्टी होती है that is called adhesion। adhesion सिंपली यही मीनिंग होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाथ पानी में डाल दो तो आपके हाथों पर पानी चिपक जाता है। सो यहां पर आपके हाथ में और पानी के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स है दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एधेजन। सॉरी, दैट इज कॉल्ड एधेसिव फोर्स। दैट इज कॉल्ड एधेसिव फोर्स। आप वाटर मॉलिक्यूल में जो लगेगा दैट इज कोहेसिव फोर्स, बट वाटर और आपके हैंड में जो लगेगा दैट इज एधेसिव फोर्स। दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूं, मर्क्यूरी अगर आपने कभी हाथ में लिया हो, कभी देखा है, लैब में होती है, अगर आप उसको हाथ पे रखते हो तो जस्ट ऐसे खेल सकते हो उसके साथ, लेकिन वो आपके हाथ को वेट नहीं करता है। मर्क्यूरी डज नॉट वेट द हैंड। वाई? आप मर्क्यूरी के किसी पॉट में हाथ डाल दो, हाथ निकालने के बाद आपका हाथ जैसा ड्राई पहले था वैसा ही रहेगा, वेट नहीं होगा, मर्क्यूरी हाथ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में और मर्क्यूरी में द फोर्स ऑफ एधेजन दैट इज एधेसिव फोर्स इज वेरी वीक, बट इन केस ऑफ वाटर एंड हैंड फोर्स ऑफ एधेजन इज वेरी स्ट्रांग। तो कोहेसिव फोर्स यहाँ पर वीक हो गया, लेकिन हाथ और पानी के बीच में जो एधेसिव फोर्स है वो स्ट्रांग हो गया। उल्टा अगर सोचो तो मर्क्यूरी में बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स होने के कारण उनका फोर्स ज़्यादा हो गया, और जब हम हाथ अंदर डालेंगे तो एधेसिव फोर्स कम हो गया या वीक है। इसी कारण हमारे हाथों को मर्क्यूरी वेट नहीं करता। नेक्स्ट हमको देखना है रेंज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की क्या रेंज है? सो हम बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल
इस मॉलिक्यूल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो मिनिमम बोल सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, maximum distance up to which intermolecular forces are effective, then that distance is called range of intermolecular forces. और ये रेंज पाई जाती है 10 to the power -9 मीटर, या आप बोल सकते हो नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर में पाई जाती है या फिर 10 to the power -9 मीटर तक होती है। दैट्स वाई हमने बोला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, थोड़ा सा ही डिस्टेंस पर काम करता है, उसके बाद ये फोर्सेस काम नहीं करेंगे। सो दिस इज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, इसके बाद में डेफिनेशन जो आती है दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक और डेफिनेशन देखनी है, दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सब बेसिक्स है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो स्फीयर से आपको समझ में आता होगा, यस इट इज स्फीयर। तो ये जो मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल को हम सेंटर माने और रेडियस कितनी, इंटरमॉलिक्यूलर रेंज इतनी रेडियस, इसका जो हम स्फीयर बनाएंगे, सपोज ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडियस है 10 to the power -9 ही समझ लो, तो इसका जो स्फीयर बनेगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखेंगे, मींस फील होंगे, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप कोई बल्ब को ऐसे ऊपर में जलाओ, ऑन करो, अगर ऐसे हवा में लटका हुआ बल्ब है तो बहुत अच्छा है। उस बल्ब का दूर से देखोगे तो आपको एक स्फीयर दिखेगा। क्या दिखेगा? स्फीयर। दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारे लिए हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जहां तक उसका लाइट पहुंचे, बहुत दूर तक पहुंचता है, बहुत दूर तक पहुंचता है, लेकिन जस्ट समझने के लिए हम बोल सकते हैं दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बल्ब तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर आप छोटा सा दिया जलाओ और उसको ऐसे बीच में, रूम के बीच में अगर रख दो तो उसका भी एक स्फीयर बनेगा, एंड दैट is called sphere of influence. So हम बोल सकते हैं imaginary sphere of which a molecule is considered as a center and in range of intermolecular forces, range of intermolecular force is as a radius, then that sphere is called sphere of influence. That is called what? Sphere of influence. तो ये बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट हमको डेफिनेशन देखना है, दैट इज सरफेस फिल्म। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप स्टिल वाटर को देखते हो, स्टिल वाटर जो रुका हुआ पानी है किसी पॉन्ड में, किसी लेक में, तो आपको दिखता है वो पानी ऐसा एक फिल्म के जैसा दिखता है, जस्ट लाइक एज अ फिल्म। ऐसा लगता है वो कोई एक मतलब हल्की सी एक फिल्म है जो हमको दूर से दिखाई देती है, न हिलने वाला पानी, दैट इज स्टिल वाटर। तो उस सरफेस को हम बोल सकते हैं फिल्म। तो सरफेस फिल्म इज नथिंग बट व्हाट, देखो ये एक पॉट है, इस पॉट की ये पानी से भरा हुआ पॉट है और ये उसकी ऊपर की लेयर है, दैट इज सरफेस। तो इस सरफेस की थिकनेस उतनी ली जाए जितना कि रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इस थिकनेस वाली चीज को बोला जाएगा सरफेस फिल्म। It's a thickness of surface taken from the surface up to range of intermolecular force. इसका डिस्टेंस सरफेस से कितना होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स रेंज इतना होना चाहिए, और इस वाले सरफेस को या इस वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हो, सरफेस फिल्म। ठीक, नेक्स्ट अब आना है हमको सरफेस
टेंशन के ऊपर। तो सरफेस टेंशन इन डेफिनेशंस के आधार पर हम बता सकते हैं। एक्चुअली सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ, या बोल सकते हैं हम सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, और मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिए ही हमको ये डेफिनेशन समझनी थी। अब एक मान लो बीकर है, इसमें पानी भरा है, दिस इज अ बीकर, इट इज फिल्ड विथ वाटर, ओके, दिस इज अ बीकर विच इज फिल्ड विथ वाटर। इस वाले बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वाटर के, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। मैं कुछ मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूं, मान के चलो यहां पर एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व करो तो आपको दिखाई देगा इंटरमॉलिक्यूलर रेंज की तरफ से, तो एक मॉलिक्यूल इधर से खींच रहा है, चलो मैं बता देता हूं बाय यूजिंग दिस पेन। देखो एक मॉलिक्यूल इधर से खींच रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर से खींच रहा है, ओके, ऐसे ही इधर से इधर लाइक दिस। तो उस स्फीयर में, उस स्फीयर के सरफेस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं। इज इट क्लियर? बाय द फोर्स ऑफ कोहेजन। सेम मॉलिक्यूल है, इसीलिए इनके बीच में जो होगा दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन। तो उस कारण होता क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, क्योंकि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। ऊपर वाला, अगर मैं आपको इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा निकाल के बताऊं तो ये मॉलिक्यूल है, इसको ये ऊपर खींच रहा है, इसको ये नीचे खींच रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर। सो हर जगह पर के जो फोर्सेस है वो तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये फोर्स, ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो ऑल दिस फोर्सेस कैंसिलिंग ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल डज नॉट मूव एनीवेयर। ये कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा। इज इट क्लियर? चलो दूसरा, अब मान के चलते हैं कुछ मॉलिक्यूल इस सरफेस पर है, एक मॉलिक्यूल इस सरफेस का मैं कंसिडर करता हूं। चलो मैंने रेड से इसको डॉट से बता दिया है, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब सरफेस ऑफ वाटर पे ये मॉलिक्यूल है, तो अब सोचो इस मॉलिक्यूल को किस तरह से कौन खींचेगा। तो देखो एक मॉलिक्यूल सरफेस को इधर से खींचेगा, एक मॉलिक्यूल सरफेस को इधर से खींचेगा। समझ में आ रहा है? देखो ये मॉलिक्यूल अब मैं बड़ा बताता हूं, एक इधर से खींचेगा सरफेस पर, एक इधर से खींचेगा। इज इट क्लियर? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर, मॉलिक्यूल्स है इधर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फोर्सेस लगाएंगे। अब देखो आपको यहां पर एक हेमीस्फीयर दिखाई देता होगा पानी के नीचे, हेमीस्फीयर, कंप्लीट स्फीयर नहीं, क्योंकि ऊपर में एयर है, एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ऊपर में एयर के मॉलिक्यूल उसको खींचेंगे बाय द फोर्स ऑफ एडहेसिव, बट एयर और पानी के मॉलिक्यूल का फोर्स और वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स आप समझ सकते हो, ये फोर्स ज्यादा होगा, एब्सोल्युटली ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर मॉलिक्यूल का फोर्स। समझ में आ रहा है? एयर मॉलिक्यूल का फोर्स कम, क्योंकि ये एडहेसिव फोर्स से खींचेंगे और वाटर मॉलिक्यूल खींचेंगे कोहेसिव फोर्सेस से, तो इनका फोर्स ज्यादा होगा। तो रिजल्टेंट इन सारे फोर्सेस का, एक फोर्स इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और सारे इक्वल फोर्सेस हैं, तो सबका एक रिजल्टेंट निकलेगा बाय वेक्टर सम, और वो लगेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस मॉलिक्यूल फील अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये फील करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सरफेस पर के होते हैं, इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, ध्यान में रखना।
इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनको नीचे खींचाव तो फील होता ही है, लेकिन ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो सरफेस पर के, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एक प्रकार से डाउनवर्ड फोर्स फील करते हैं और उस डाउनवर्ड फोर्स को ओवरकम करने के लिए वो एक दूसरे को खींचते हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल, ए जाना नहीं है, ए नीचे जाना नहीं है, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। हिंदुस्तान में बहुत बार देखते हो आप, ट्रेन में या किसी ट्रेन में जनरली जब लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा रश होती है, तो गेट के पास कुछ लोग चिपके हुए होते हैं, तो अगर कोई गिर ना जाए इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी मॉलिक्यूल नीचे न जाए, सारे के सारे सरफेस के मॉलिक्यूल को नीचे वाले डाउनवर्ड फोर्स को, मतलब नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स खींच रहा है, लेकिन उस डाउनवर्ड फोर्स को ओवरकम करते हुए इन सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ए तूने नीचे जाना नहीं है, ए तूने नीचे जाना नहीं है, एक साथ हम पकड़ के रखेंगे, नीचे जाएंगे नहीं। जैसे कि कबड्डी में एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखते हैं। सो लाइक दैट ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे, दे फील अ फोर्स, क्योंकि नीचे जाना नहीं चाहते हैं वो, और नीचे जाना नहीं चाहते हैं इसीलिए दे फील अ फोर्स ऑन द सरफेस। खिंचाओ, अगर मैं किसी एक को इधर से खींच रहा हूं, इधर से खींच रहा हूं, तो ये जो सरफेस है ये बिल्कुल एक प्रकार से टेंशन वाला बन जाएगा। अगर मैं किसी को खींचूंगा नहीं तो देखो मेरे हाथ नीचे चले गए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। थ्रेड पत्थर आप घुमाओगे तो थ्रेड और पत्थर के बीच में क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहता था या इसको खींच रहा था, ये वाला बाजू वाला मॉलिक्यूल उसको खींचेगा और जो इसको खींचेगा वो इधर और खींचा जाएगा। तो इसके कारण मॉलिक्यूल जो सरफेस पर के खींच रहे हैं, इसके कारण उस सरफेस में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा एंड दैट टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्या बोला जाएगा उसको? सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है? सरफेस टेंशन कुछ भी नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई टेंट जब बना रहा हो तो टेंट बनाते समय ऊपर से जो उसके ऊपर फैब्रिक जो कपड़ा लगाया जाता है, तो वो बीच में एक प्रकार से स्लैग हो जाता है। सपोज ये टेंट है तो टेंट ऐसा हो जाता है, वो लाइक दिस, ये जो कपड़ा बीच में झुक जाता है। तो क्या करते हैं वो झुकाव, ये स्लैग कम करने के लिए इसको इधर खींचते हैं। ये जो पहले थे ये टेंट, ये रस्सी बांधते हैं, फिर रस्सी बांधने से इसको इधर खींचते हैं, इसको इधर खींचते हैं, उसको उधर खींचते हैं, और वो खिंचाव की वजह से स्ट्रेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो ये जो आ गया अब स्ट्रेट, ये बन गया टेंशन में, और इस सरफेस के ऊपर जो टेंशन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो दिस इज अ सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है? पक्का? सो सरफेस टेंशन कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस पर के खींच रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द सरफेस ऑफ द वाटर ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना चाहता है वो? कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझ में आया? चलो एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने कभी बलून फुलाया है? कभी फुला के देखना, और उसको कभी सुई चुभोना, क्या हो जाएगा? बोलो। सर फट जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा। लेकिन क्यों बर्स्ट हुआ? क्यों फूट गया? क्योंकि द मेम्ब्रेन ऑफ द बैलून ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एक्सपांड होना चाहता था तो वो फूटता ही नहीं, वो बड़ा हो जाता। जैसे आपने सुई चुभो दी, वो बड़ा हो जाता, एयर उसमें घुस जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो वही शेप में रहता तो उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो बर्स्ट हुआ, लेकिन वो फूट गया। फूटने का कारण क्या है? बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ दैट बैलून, या यस आप लोगों ने कभी खेला होगा, जो बच्चे खेलते हैं,
सोप बबल्स बनाते हैं और सोप बबल्स हवा में उड़ते हैं, उनको टच कर दिया तो फट जाते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। लेकिन वो जो फूट जाते हैं तो फूटने का रीजन ये है कि वो जो सरफेस है ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। सेम ये सरफेस भी क्या करता है, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये भी सरफेस हम कॉन्ट्रैक्ट करने मतलब एक प्रकार से स्ट्रेच करते हैं, तो ये सरफेस फील अ फोर्स, फील अ टेंशन, और टेंशन के कारण जनरेट होता है सरफेस टेंशन। इज इट क्लियर? तो अब इस पर से स्पाइडर जब चलता है तो स्पाइडर ये सरफेस टेंशन का यूज करता है, और सरफेस टेंशन पर से ही वो ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे ही वो पानी में उसका पैर रखता है, ये टेंशन, जैसे आप अगर स्ट्रेच मेम्ब्रेन को टच करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाता है, टूटता नहीं है। वैसे ही क्योंकि स्पाइडर का मास इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो उस फोर्स को तोड़ सके, उस फोर्स को तोड़ने वाला अगर कोई मास अगर आप ऊपर छोड़ दो तो वो टूट के अंदर चला जाएगा और फिर से वो मेम्ब्रेन स्ट्रेच मतलब बन जाएगा। लेकिन जब वो मास उस टेंशन को नहीं तोड़ सकेगा तो स्पाइडर, एक एग्जाम्पल उसका, तो स्पाइडर अंदर नहीं जाएगा। आप उसको बड़े सावधानी से देखो, वो जब चलता है तो वहां पर डिम्पल हो जाता है, एक छोटा सा गड्ढा गिर जाता है। ये पॉसिबल है ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन। इज इट क्लियर? सरफेस टेंशन समझ में आ रहा है? ओके। अब इस सरफेस के ऊपर, अब मैं ऊपर से अगर इस सरफेस को देखूं, इस सरफेस को ऊपर से देखूं, टॉप व्यू, आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में आगे सीखोगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है ना, तो उसमें आएगा आपको, या फिर ईएम वाले बच्चों को पता है ऊपर से जो लेते हैं दैट इज कॉल्ड टॉप व्यू। तो ये जो टॉप व्यू अगर मैं बताऊं आपको, टॉप एलिवेशन, तो ऊपर का सरफेस अभी मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया क्योंकि ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा वो बीकर। तो ये सरफेस के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया लाइक दिस इज अ लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो यहां देख रहा हूं तो कुछ मॉलिक्यूल इस लाइन को इस प्रकार से खींच रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल इस प्रकार से खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और वाटर, तो उस लाइन को ये जो मॉलिक्यूल खींच रहे हैं ये परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। दे ट्राई टू पुल इट एट राइट एंगल, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, इनके बीच में का एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पर परपेंडिकुलरली खींच रहे हैं। इज इट क्लियर? तो परपेंडिकुलरली खींच रहे हैं, उनके कारण उस जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इट फील अ फोर्स। दैट लाइन खिंचाव फील होगी उस लाइन को, और उस लाइन को जो खिंचाव फील होगा दैट पर यूनिट लेंथ, उस लाइन का पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मैथमेटिकली इट इज रिटर्न एज सरफेस टेंशन। इट इज denoted by T, force per unit length. Force acting on the imaginary line drawn on the surface at right angle per unit length is called surface tension. Mathematically it is written as force per unit length. Force per unit length. आप इसका यूनिट निकालना चाहते हो, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ का यूनिट है मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ, समझने के लिए इतना ही ध्यान में रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, और आप इसको बोल सकते हो डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर इज अ CGS यूनिट, न्यूटन पर मीटर इज अ SI यूनिट। इज इट क्लियर? वाटर का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा माना जाता है। मर्क्यूरी को अगर छोड़ दिया जाए तो वाटर का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है। मर्क्यूरी को अभी
छोड़ दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी का है, और मर्क्यूरी के बाद अगर किसी का होगा तो सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज ऑफ वाटर। तो वाटर का सरफेस टेंशन माना जाता है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दैट इज 0.0727 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेशन के लिए हम 0.7 लेंगे। इज इट क्लियर? मर्क्यूरी का थोड़ा ज़्यादा है, 43 आता है, 0.4355 लिया जाता है। मर्क्यूरी का 0.4355 न्यूटन पर मीटर, बहुत ज़्यादा है वाटर से, इसलिए मर्क्यूरी हमें टच नहीं होती है, वेट नहीं होती है, वो अलग रीज़न है। लेकिन सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा है मर्क्यूरी का, और मर्क्यूरी को हम अगर छोड़ दें अभी के लिए, तो वाटर का सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 0.727 न्यूटन पर मीटर। तो यही वो कारण है जो सरफेस टेंशन, जो शेप ऑफ द वाटर ड्रॉप, या फिर आप बोल सकते हो जो फैब्रिक में से, अम्ब्रेला के फैब्रिक में से घुसना नहीं चाहता है वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका रीज़न है सरफेस टेंशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। वाटर में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। अगर आप, हाँ, इसमें डिपेंड करता है सब्सटेंस पर, अगर आप हाथ डुबो दो तो हाथ और पानी के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ एडहेजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाथों को अगर आप तेल लगाओ, ऑयल, और फिर अगर ऑयल वाला हाथ पानी में आप लेकर जाओ, तो फिर आपके साथ पानी के मॉलिक्यूल बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल और ऑयल के मॉलिक्यूल की बनती नहीं, उनका एडहेजन नहीं जमता, और इसीलिए उनका फोर्स भी कम होता है। और आपने देखा होगा ऑयल के जो हाथ होते हैं, वो पानी में डुबोने के बाद अगर आप ऊपर निकालो तो हाथों को कुछ वेट फील ही नहीं होता है, वेटनेस फील नहीं होता है, एंड दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। इस सिचुएशन में कोहेसिव फोर्सेस फिर ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए। सरफेस टेंशन, सो मैथमेटिकली व्हाट इज सरफेस टेंशन? फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर। बता सकते हो इसका डायमेंशन? यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन? चलो निकालते हैं। फोर्स बोले तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर लर्न होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायमेंशन हमको पता ही नहीं कैसे निकालते हैं। चलो बता देता हूं। फोर्स को लिख सकते हैं हम मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो फोर्स को हमको फंडामेंटल में लाना है। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो फंडामेंटल, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो एक्सेलरेशन को भी हम चेंज करेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी क्या नहीं है? फंडामेंटल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आप डायरेक्टली यूनिट ले सकते हो, यूनिट लेकर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ बोले तो मीटर, लेंथ ही लिखता हूं। अब मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, किलोग्राम बचेगा, ये मास ऊपर चला जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। अब डायमेंशन लिख सकते हैं हम। मास है क्या? यस। लेंथ, मास है क्या? यस 1। लेंथ है क्या? यस, दैट इज 2। टाइम है क्या? यस, इट इज -2। सो दिस इज सरफेस टेंशन। इज इट क्लियर? तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम ये बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला आगे और हमने एक न्यूमेरिकल में सीखा था, एक एग्जाम्पल था न्यूमेरिकल, उसमें आया था फोर्स इज इक्वल टू -kx। नाम सुना होगा, फोर्स इज इक्वल टू -kx। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आया था, ये आगे आएगा, हम सीखेंगे। लेकिन अभी मैं k के लिए बोलूँ तो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, x बोले तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम ही तो है, तो डायमेंशन वाइज आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। इस k को क्या बोलेंगे हम? फोर्स कांस्टेंट। और k के डायमेंशन और सरफेस टेंशन के डायमेंशन
क्या आएंगे? सेम, बिल्कुल सेम आएंगे, इसमें कोई डिफरेंस. सो वी कैन से दैट डायमेंशन वाइज फोर्स कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशंस आर सेम. हाँ, इसका यूनिट और बताया जाता है, एक यूनिट. चलो देखते हैं. सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब इसका सरफेस टेंशन अगर मैं बताऊं, इसका यूनिट अगर मैं आपको बताऊं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका अगर मैं यूनिट आपको बताऊं तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं. फोर्स को लिख सकता हूं मैं, फोर्स को लिख सकता हूं मैं, दोनों को मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर और नीचे मैं कर सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं. तो फोर्स इनटू लेंथ अपॉन लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं. लेंथ लेंथ कैंसल, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन हमने फॉर्मूला लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन. वर्क डन अपॉन लेंथ स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो एरिया. साइड स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर ही होता है. तो एरिया, तो सरफेस टेंशन का यहां से आप यूनिट और निकाल सकते हो. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? दैट इज जूल. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? दैट इज मीटर स्क्वायर. तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कभी जूल पर मीटर स्क्वायर में भी दिया गया है तो वो सरफेस टेंशन ही समझना. इज इट क्लियर? क्योंकि आगे हम इसको और डिटेल में दिखेंगे, वर्क डन और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है. तो आप यहां से फॉर्मूला भी बना सकते हो. वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू ए. व्हाट इज T? सरफेस टेंशन. व्हाट इज ए? एरिया. ये ए डिवाइड को है इधर जाने के बाद, मल्टीप्लीकेशन को तो T इंटू ए, वर्क डन. तो फॉर्मूला वाइज और हम यूनिट वाइज, न्यूटन पर मीटर तो भी सरफेस टेंशन, जूल पर मीटर स्क्वायर तो भी सरफेस टेंशन. इज इट क्लियर?